गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में मॉरिस डुवेर्गर के लॉ के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स की, जिसमें से सबसे पहले हैं जियोवानी सार्तोरी, और इन्होंने दिया है सार्तोरीज लॉ। तो हम देखते हैं कि ये सार्तोरीज लॉ क्या है। तो जियोवानी सार्तोरी ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये मैटर नहीं करता कि वहां पर नंबर ऑफ पार्टीज कितनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। ये भी मैटर नहीं करता कि न्यूमेरिकल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डेमोक्रेसी को समझने के लिए और मेजर करने के लिए कई बार ये मेट्रिक का प्रयोग करते हैं कि देखिए इस कंट्री में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो सार्तोरी कहता है कि देखो ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि कितनी पार्टीज हैं, नंबर ऑफ पार्टीज कितनी हैं, उनका न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन किसी रीजन में कितना है या किसी प्लेस में कितना है। सार्तोरी कहता है कि एक्चुअल में मैटर क्या करता है वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक जो पार्टी है वो बिहेव कैसे करती है। बिहेव कैसे करती है का मतलब ये है कि सार्तोरी कहता है कि वो जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी बेसिकली पहली बात तो फंक्शन कैसे करती है। तो सार्तोरी लॉ के हिसाब से अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के रेलेवेंस और रोल को अगर समझना है, तो आप इस चीज को फोकस करके देखिए कि वहां पर आइडियोलॉजी उस पार्टी की फंक्शन कैसे कर रही है। फंक्शन कैसे कर रही है का मतलब ये है कि सार्तोरी कहते हैं कि किसी भी पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो दो इफेक्ट्स क्रिएट करती है। इफेक्ट नंबर वन ये है कि वो या तो बेसिकली प्रमोट करेगी व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडरेट प्लूरलिज्म, और या फिर वो क्रिएट करेगी पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। इसका क्या मतलब है? मॉडरेट प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि सार्तोरी कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनकी आइडियोलॉजीज चाहे डिफरेंट आइडियोलॉजीज हों, पर वो कई बार एकजुट होकर फिर भी एक कोलिशन बनाकर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। आइडियोलॉजी चाहे आपकी अलग अलग हो, पर अगर आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं तो आप डिफरेंट आइडियोलॉजी के बावजूद भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। केस इन पॉइंट कि जैसे महाराष्ट्र में हमने कुछ टाइम पहले महाविकास अघाड़ी की एक सरकार देखी थी। ये जो महाविकास अघाड़ी था, ये एक ऐसा अम्ब्रेला कोलिशन था जिसमें कांग्रेस, इसके साथ साथ शरद पवार की एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और साथ ही में इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये सारी पार्टीज एकजुट होकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत एमवीए के तहत काम कर रही थी। इवन दो कि इनकी सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। कांग्रेस की और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की चाहे आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत अलाइंड हो, एक सोशलिस्ट बेंट वाली, पर शिवसेना ऑन दी अदर एंड जो उद्धव ठाकरे की थी वो कंप्लीटली राइटिस्ट बेंट वाली एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो सार्तोरी लॉ के हिसाब से महाविकास अघाड़ी वॉज दैट क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट प्लूरलिज्म। सिमिलरली अभी जब हमने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे इंडी अलायंस देखा, ये इंडी अलायंस क्या है? इंडी अलायंस भी वही है, एक ऐसा अलायंस जिसमें मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक है जो पॉपुलिज्म में बिलीव कर रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी एक है, उसमें शिवसेना भी एक थी, उसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी थी, तृणमूल कांग्रेस भी थी। तो ये सारी पार्टीज का एक कोलिशन बना, स्लाइटली डिफरिंग आइडियोलॉजीज एवरीवेयर, येट दे ऑल वर्क टुगेदर एज पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। इसी तरीके से अगर हम पोलराइज्ड प्लूरलिज्म की बात करें, तो पोलराइज्ड प्लूरलिज्म का मतलब ये होता है सार्तोरी के हिसाब से कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी इतनी डाइवर्जेंट होती है
कि पार्टीज कभी भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उत्तर प्रदेश में आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ एक अलायंस बना ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कंप्लीटली डाइवर्जेंट है बीजेपी से। या आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्योंकि कंप्लीट डिफरेंस है आइडियोलॉजी में। तो इसको कहते हैं पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, कि डाइवर्जेंस इन दी आइडियोलॉजी होने की वजह से पार्टीज कभी कोलैबोरेट और कोऑपरेट नहीं कर पाती। तो सरतोरी कहता है कि हमें फोकस करना चाहिए एक पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीजें देखने को, पार्टी आइडियोलॉजी कैसे फंक्शन कर रही है, क्या वहां पर मॉडरेट प्लूरलिज्म है, क्या वहां पर पोलराइज्ड प्लूरलिज्म है, और वो मैनिफेस्ट कैसे कर रहा है। अगर आप इन चीजों को देखते हो तो आपको इफेक्टिवली ये समझ आता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है या इनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। इसी पॉइंट को और इस थ्योरी को एक नया नजरिया देखने के लिए हमें दिया रॉबर्ट डाल ने, जो दूसरे स्कॉलर हैं आज के वीडियो के। रॉबर्ट डाल ने सबसे पहले ये बोला कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होती है। उन्होंने कहा कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके से, इतने मीनिंगफुल तरीके से, कि इनकी वॉइसेस जो हैं वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे दिखती हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। रॉबर्ट डाल कहते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ वो नहीं जहां पर सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में सिर्फ, या सिटीजन सिर्फ एक पार्टी से जुड़ रहा है। हेल्दी डेमोक्रेसी वो है जहां पर एक सिटीजन अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके इंगेज कर रहा है। और ये इंगेजमेंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हो तो हर जगह एक आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है डेमोक्रेटिकली एंगेज करने की। इस पॉइंट को इलेबोरेट करते हुए रॉबर्ट डाल ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉलीआर्की। पॉलीआर्की का क्या मतलब होता है? पॉलीआर्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिटीजन्स के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं टू एंगेज विद द पॉलिटिकल सिस्टम। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं टू एंगेज विद द पॉलिटिकल सिस्टम। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि रॉबर्ट डाल आज की डेट में पूरे के पूरे सोसाइटी को, पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम्स को, पहली बात तो एक बाइनरी नजरिए से नहीं देखता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रॉबर्ट डाल सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम्स को सिर्फ डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप के नजरिए से नहीं देखता। आपको याद होगा हमने एक स्कॉलर की बात की थी जिनका नाम था बेरिंगटन मूर। ये उस नजरिए से सोसाइटी को नहीं देख रहे। ये कह रहा है कि भाई देखो, सोसाइटी में डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप सिर्फ दो नजरिए नहीं होते जिससे सोसाइटी ऑपरेट करती है। किसी भी सोसाइटी में डेमोक्रेसी के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए सिटीजन्स के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अब चाहे सोशल मीडिया के हों, ये प्लेटफॉर्म्स चाहे इनफॉर्मल नेटवर्क्स हों। इनफॉर्मल नेटवर्क का मतलब है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से एंगेज करना, या ये किसी प्रकार के फॉर दैट मैटर ग्रुप्स हों जो सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं सोशल ग्रुप्स के तहत, बट उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। हमें इन सारी चीजों को देखना है। तो रॉबर्ट डाल की ये जो पॉलियार्की की थ्योरी है ये आज हमारे बीजेपी आरएसएस के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि आज अगर आप देखो तो इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? आप सिर्फ डायरेक्टली बीजेपी से अगर एंगेज करना चाहते हैं तो बीजेपी से एंगेजमेंट करना एक तरीका है, पर आप आरएसएस से भी एंगेज कर सकते हैं जो कि बीजेपी के लिए एक फीडर संस्था है। आप आरएसएस की अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस से भी जुड़ सकते हैं। ये अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हों जैसे कि विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है,
ये टाइप की भी आज की डेट में इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे आप एंगेज कर सकते हैं, जिससे आप आरएसएस से ही नहीं बल्कि बीजेपी तक अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं। हिंदू महासभा है फॉर दैट मैटर। तो ये जो पूरा मॉडल ऑपरेट कर रहा है कि देर इज नॉट ओनली वन बीजेपी टू एंगेज विद द बीजेपी। टू एंगेज विद द बीजेपी यू कैन यूज आरएसएस और इट्स अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस and therefore also have an influence on the power structure, also have democratic participation। ये है पॉलीआर्की इन प्रैक्टिस। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें रॉबर्ट डाल की, तो ये चीज आपको समझनी है कि रॉबर्ट डाल जो है वो बेसिकली सिटीजन्स को एम्पावरमेंट के नजरिए से देखता है कि आप अपने एम्पावरमेंट को अलग अलग तरीकों से अचीव कर सकते हो। वो मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट के नजरिए से देखता है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के नजरिए से, कि एक सोसाइटी में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं जिनके तहत आप सोसाइटी में एंगेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और यहीं पर एक मॉडल दिया है सिडनी वर्बा एंड नॉर्मन नाई ने। अच्छा, अब सिडनी वर्मा और नॉर्मन नाई का जो मॉडल है वो ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर आपको करनी है तो ये शेप होती है बेसिकली एजुकेशन से, क्लास से, पॉलिटिकल रिसोर्सेज से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से। इनका मॉडल थोड़ा सा अलग है। ये कहते हैं कि देखो, अगर सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको करनी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर आपको बढ़ानी है, तो फोकस कीजिए एजुकेशन पे। क्योंकि जब एजुकेशन होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। आप फोकस कीजिए कि जितनी डिफरेंट क्लासेस हैं उन क्लासेस को एम्पावर किया जाए ताकि वो क्लासेस एम्पावर होकर पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाए। फिर आपको जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जैसे जो पार्टीज हैं, पार्टीज को मेंबरशिप्स ऑफर करनी है, मेंबरशिप ऑफर करके उनको डिबेट क्लब्स बनाने हैं। तो जब आप इस प्रकार की मेच्योर चीजें करते हैं कि एक पार्टी है वो मेंबरशिप्स लोगों को ऑफर करती है, मेंबरशिप से लोग उस पार्टी से जुड़ते हैं, फिर वहां पर एक डिबेट क्लब बनता है, उस डिबेट क्लब से लोग जुड़ते हैं, फिर वो पॉलिटिकली अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके डिबेट करते हैं। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि डेवलपमेंट की एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अर्बनाइजेशन करना, इन सब चीजों से लोगों का पॉलिटिकल लेवल का अवेयरनेस बढ़ता है। ये अवेयरनेस इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मदद करता है। तो आपको लोगों को पॉलिटिकली अवेयर भी बनाना है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्रयोग करके आपको डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, अर्बनाइजेशन करना है, एजुकेशन देनी है, अलग अलग सोसाइटी की क्लासेस को एम्पावर करना है, पॉलिटिकल मेंबरशिप्स देनी है, डिबेट क्लब्स बनाने हैं। इन सारी चीजों के बाद आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि सिडनी वर्बा नॉर्मन नाई के इसमें योगेंद्र यादव ने क्या बात बोली। योगेंद्र यादव ने कहा कि देखो, इंडिया में जो 3 अपसर्जेस हुए, जिसको मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूं, तो आई विल नॉट रिपीट इट नाउ। वो क्लियरली प्रूव करते हैं कि किसी प्रकार का ये जो बेस फंडामेंटलिज्म बोला जा रहा है, बेस फंडामेंटलिज्म का क्या मतलब है कि जो सिडनी वर्बा नॉर्मन नाई ने ये बेस क्रिएट करने को बोला, इसकी आवश्यकता इंडिया जैसी कंट्री में नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में आपको किसी भी तरीके से आज की डेट में ये प्रकार के बेस पॉलिटिक्स को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर इनफॉर्मल पावर नेटवर्क्स को समझना है। इनफॉर्मल पावर नेटवर्क्स का मतलब ये है कि भाई, इंडिया जैसी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अर्बनाइजेशन करना और एजुकेशन करने से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ती। यहाँ पर इनफॉर्मल तरीकों से पावर पार्टिसिपेशन होती है, क्लास लेवल पर, कास्ट लेवल पर,
एथनिसिटी लेवल पर। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है। तो बेसिकली व्हाट योगेंद्र यादव इज ट्राइंग टू से थ्रू हिज 3 अपसर्ज मॉडल इज कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, इट डज नॉट अप्लाई टू इंडिया। वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल को हम ब्लाइंडली इंडिया के ऊपर नहीं अपना के कह सकते कि ये मॉडल उनका यहाँ भी कामयाब होगा। ये इनका मॉडल ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है, बट नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। दिस इज व्हाट योगेंद्र यादव मॉडल सेज हियर। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद ये दोनों थॉट प्रोसेसेस अब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।